जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के लिए साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 6 क्लासें इसकी लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 7 नंबर पार्ट लेके आया हूं, और जिसमें अपन 20 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक पेपर के अंदर, प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। अब इसके अंदर देखो भी, ये आपका क्या है, एक तार है, ये तार है, और इस तार में क्या है, धारा पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इस साइड में धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप इसको अपने दाएं हाथ में पकड़ोगे, इस तार को क्या है, दाएं हाथ में पकड़ोगे, और आपका जो अंगूठा है वो किस दिशा में होगा, वो पूर्व दिशा में होगा। आपका अंगूठा पूर्व दिशा में होगा, तो आपकी जो हाथ की अंगुलियां हैं वो इस प्रकार से मुड़ेगी भी, इस प्रकार से मुड़ेगी, यानी इसको थोड़ा सा घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रकार से मुड़ेगी आपकी अंगुलियां, इस प्रकार से सारी की सारी अंगुलियां हैं वो इस प्रकार से मुड़ेगी। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये वामावर्त दिशा है, वामावर्त दिशा है। तो इस प्रकार से आपका जो तार है और उसके इस साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लंबवत हो गया, लंबवत हो गया। तो तार के लंबवत तल में वामावर्त, अगर आप पूर्व दिशा में देखोगे तो आपको जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो किस दिशा में दिखेगी, वो आपको लंबवत, तार के तो लंबवत होगी, लेकिन तल में क्या होगी, वो वामावर्त होगी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं आप उसको, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमकदार लो के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है, तो एक्स क्या है। अब मैग्नीशियम रिबन है यानी मैग्नीशियम प्लस इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ये क्या बनता है आपके पास में, MgO बन जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका ये क्या है, सफेद पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक राख है भी, राख है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10th क्लास की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर के अंदर है वो ये समीकरण आपको दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होती है भी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है भी परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से अपन देखेंगे भी, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अगर जिसका ज्यादा है, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग यहाँ पे परमाणु त्रिज्या आ जाएगी। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी परमाणु जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्योंकि परमाणु क्रमांक बड़ा होगा तो इसका मतलब है भी उसमें जो कक्षक है उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, कक्षक की संख्या भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आयोडीन, आयोडीन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 16 नंबर ग्रुप है उनके तत्व है भी, 16 नंबर ग्रुप के तत्व है, ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टिपो, सेलुनियम, ओल्ड स्टाइल से टिपो, और टेल्यूरियम आ गया, और पीओ पोलोनियम आ गया। इसके अंदर है वो, उसके बाद में फिर कल बार आई एंटी, फिर कल BR बार आई एंटी, एटीमिनी। अब इसके अंदर देखो भी, फिर कल बार आई एंटी। अब यहां पे अगर अपन बात करते हैं भी, ऑक्सीजन आ गया 16 नंबर ग्रुप में, और यहां पे आपका ये क्या है, 17 नंबर ग्रुप है। आयोडीन यहां पे आता है भी, आपका आयोडीन है वो यहां पे आता है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है, परमाणु क्रमांक इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है भी। और क्लोरीन, क्लोरीन आपका यहीं पे आ गया, और उसके बाद में फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका क्या पे है, फ्लोरीन ये रहा भी फ्लोरीन।
तो इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपके जो कक्षक होते हैं, जो क्लास होती है, उनकी जो संख्या है वो चेंज हो जाती है। पहले आपका जो एक प्रकार से आवर्त है, आवर्त तो क्या दर्शाते हैं, कक्षक की संख्या दर्शाते हैं, और यहाँ पे समान कक्षक की संख्या है वो कौन दर्शाते हैं, आवर्त, और आपके जो ग्रुप हैं वो संयोजकता दर्शाते हैं भी। तो यहाँ पे आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देखो भी, मृदा पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति, तो मृदा पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति हो जाती है भी, बिल्कुल सही बात है भी। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे दिया गया है भी, जैव निम्नीकरणीय है, उनके जो अपशिष्ट हैं उनका आपको यहाँ पे बताना भी कौन सा गलत है, इसके अंदर से कुछ प्रभाव है। मृदा पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति बिल्कुल सही बात है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती है, तो ये बिल्कुल बात है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है भी। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जिससे अपन क्या है, खाद बना सकते हैं, उर्वरक बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती है, ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में यहाँ पे ये दुर्गंध देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, अभी ये दुर्गंध देता है। लेकिन लैंडफिल के अंदर भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का अपन क्या है, थोड़ा सा यूज कर सकते हैं भी, वापस यूज कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का अपन वापस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो वहां पे क्या होता है भी, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, अजैव निम्नीकरणीय होगा तो। लेकिन जैव निम्नीकरणीय होगा ना तो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपको ज्ञात करनी है। इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आर कितना है भी, प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम और 4 ओम, यानी दोनों के दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट है वो आपका प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ेगा। तो 3 प्लस में 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 ओम है वो इसका क्या है, तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पे आप आई ज्ञात कर लो। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में धारा है वो दोनों के अंदर सेम रहेगी भी। श्रेणी क्रम में धारा है वो सेम रहती है, और आपका वी विभवांतर है वो क्या है, चेंज हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में धारा तो चेंज होती है और वी है वो क्या है, समान रहता है। अब इसमें श्रेणी क्रम में है तो धारा अगर 3 ओम में जितनी बह रही है उतनी ही 4 ओम में बहेगी। तो यहाँ पे धारा कितनी आ जाएगी, तो धारा बराबर वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दो। वी कितना आपके पास में 5 है, और आर कितना है, अभी आपने निकाला है 7 ओम, तो ये हो जाएगा 5/7 एम्पियर। 5/7 एम्पियर जो कि आपका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम धातु, ये सोडियम धातु है, प्लस में H2O जल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा भैया, ये बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 यानी गैस बन जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए पदार्थों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर, आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना, आवर्तसारणी होती है उसमें बाएं से दाईं ओर जाएंगे ना, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, धात्विक गुण घटेगा। धात्विक गुण घटेगा तो इसका मतलब क्या है, अधात्विक गुण आएगा। और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण है वो बढ़ता है भी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन है वो 1-2 पूछे जाते हैं। तो बाएं से दाईं ओर बढ़ेंगे, बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो धात्विक गुण है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण है वो घटता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। जैसे देखो भी, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं भी, ये आपका क्या है, एक कोश है और इस कोश के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये आपका क्या है, नाभिक है।
अब इसने बोला भी जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी नाभिकीय आवेश है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे इनकी पकड़ है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो जाएगी। भी नाभिक के अंदर क्या होता है, प्लस धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है। तो नाभिक के अंदर प्लस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ लेंगे और जकड़ लेंगे, यानी कहने का मतलब है तकड़ा बंद बना लेंगे, एक प्रकार से मजबूत बंद बना लेंगे। मजबूत बंद बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागेंगे नहीं। तो यही इसने बोला भी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा भी आपका राइट आंसर है। अब आंसर बनाना है, आपको आंसर बनाना है भी, आंसर ये लो, इसमें आपको आंसर बनाना है भी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब दोनों कथन सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही की व्याख्या कर रहा है। अब यहां पे आप फंसोगे भी, पहला और कथन सेकंड सही व्याख्या कर रहा है क्या, कथन फर्स्ट है वो कथन सेकंड का सही व्याख्या कर रहा है, या फिर कथन सेकंड है वो फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे कथन सेकंड है ना, ये फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। भी हमने ये बोल दिया भी आप है वो बाएं से दाईं ओर जाओगे तो धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण है वो घटेगा। अब ये आपका यहाँ पे क्या है, कथन फर्स्ट है। अब कथन सेकंड क्या है, कथन सेकंड ने उसका क्या किया है, एक प्रकार से व्याख्या की है। कथन सेकंड ने फर्स्ट की व्याख्या की है भी जैसे जैसे आवर्त सारणी के अंदर है वो संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ना वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो अधात्विक है। भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी माइनस ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अधात्विक है। धातु क्या होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, यानी सेकंड है वो फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसके अंदर आपको सुमेलित करना है। अब देखो भी, नींबू के रस के अंदर पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2.2 होता है। नींबू के रस के अंदर पीएच मान 2.2 होता है। जठर रस किसको बोलते हैं, अमाशय रस को बोलते हैं भी। अमाशय के अंदर जो रस होता है HCl अम्ल होता है, उसका पीएच मान पूछा कितना है, तो 1.2 होता है। उसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की ट्वाइस, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो एक पीएच मान होता है वो होता है 10, इसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसका पीएच मान है वो एकदम प्रबल क्षार होता है भी, ये प्रबल क्षार होता है तो इसका पीएच मान है वो 14 होगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों का एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज बोल रहा हूं मैं, बैंकिंग सोडे का। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसा ही पौधे का एक उदाहरण है। तो वो हो जाएगा आपका शक्करकंद है वो, इनकी जड़ों के अंदर है वो इतनी पावर होती है वो अपनी जड़ से नया पौधा बना सकता है, वो अपनी जड़ से नया पौधा बना देगा। तो शक्करकंद है वो अपनी जड़ से नया पौधा बनाता है। पत्थर चट्टा होता है ना, ये पत्थर चट्टा को अपन बोलते हैं ब्रायोफिलम, ये अपनी पत्ती से क्या करता है, नया पौधा उगाने की एक प्रकार से कैपेसिटी रखता है। तो शक्करकंद अपनी जड़ों से नया पौधा बनाता है, पत्थर चट्टा होता है वो अपनी पत्तियों से नया पौधा उगाने की कैपेसिटी रखता है। अदरक होता है ना वो अपने तने से, अदरक है वो अपने तने से, और जैसे गुलाब है वो भी अपने तने से। तो वो अपने तने से क्या करते हैं, वो अपने तने से नया पौधा उगाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, पौधे हैं वो अपने भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। याद रखना, पौधे अपने भोजन है, पौधा अपना भोजन है वो किस रूप में संग्रहित करता है,
तो वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। जीव जंतु है वो अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, तो जीव जंतु को पूछे तो ग्लाइकोजन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, 0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। अब देखो भी मैंने आपको बहुत बार बताया है भी, एक तो होता है आवर्धन प्लस के अंदर और एक आपका आवर्धन होता है माइनस के अंदर। आवर्धन अगर प्लस के अंदर है तो इसका मतलब क्या है भी, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं, सीधा। आभासी प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। और अगर आपका प्रतिबिंब है, अगर आपका जो आवर्धन है मैग्निफिकेशन आवर्धन माइनस में दे रखा है, तो इसका मतलब है भी वहां पे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पे आपका प्रतिबिंब यहाँ पे आवर्धन क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब आपका ये दोनों के दोनों ऑप्शन है वो कैंसिल हो गए। अब बात ये आती है भी छोटा बने या फिर बड़ा बने, तो देख यहां पे अगर आवर्धन एक आता है, यहां पे अगर आवर्धन आपका एक आता है, 3 कंडीशन बनती है इसमें। आवर्धन अगर एक है तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, तो प्रतिबिंब है वो आपका वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अगर आवर्धन एक से छोटा रह जाता है, अगर आवर्धन है वो एक से छोटा रह जाता है, एक से छोटा रह जाता है, तो इसका मतलब हो गया भी प्रतिबिंब छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। अगर आवर्धन एक से बड़ा हो जाता है, अगर आवर्धन है वो एक से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, आपका प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आवर्धन देखो भी माइनस में है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए। अब देखो भी एक से बड़ा है आवर्धन या फिर छोटा है, तो आप बोलोगे सर छोटा है, 0.5 है, 0.5 एक से छोटा होता है, तो इसका मतलब छोटा बनेगा। तो यहाँ पे आपका वास्तविक, उल्टा और छोटा, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक अपसारी लेंस है, यहां से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा भी। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, तो डायफ्टर में मापा जाता है। तो आपको पता है भी अपसारी लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस, अपसारी, और एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एक जगह, अभिसारी किरणों को एक जगह इकट्ठा करने वाला अभिसारी होता है, और अपसारी होता है किरणों को फैलाने वाला। अपसारी किरणों को फैलाने वाला, ये किरणों को फैलाता है। तो किरणों को फैलाता कौन सा है, तो अवतल, अवतल लेंस है, लेंस की बात कर रहा हूं मैं। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है वो किरणों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। तो इसकी तो बात हो ही नहीं रही, इसकी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस को इसने क्या बोला, अपसारी बोला है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है भी, माइनस होती है, हमेशा और हमेशा माइनस होती है। इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए इसने क्या है, आपको जो फोकस दूरी है वो प्लस में दे दी, लेकिन आपको यहां पे देखना है भैया, ऑप्शन देखो भी माइनस प्लस दोनों के अंदर है। अब देखो भी आपको पता है भी पी पावर बराबर क्या होती है, 1/f होता है। 1/f ये आपका मीटर के अंदर, यानी फोकस जब मीटर के अंदर है तो आपका 1/f होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, P बराबर हो जाएगा 100/f, सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखी है फोकस दूरी, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब 100 में माइनस का 50, तो 50 से कम 50 और 50 2 100, तो माइनस का 2 डायफ्टर आ जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है। अब इसके अंदर देखो भी, मैंने आपको यह भी बहुत बार बताया है भी, क्लोर एल्कली प्रक्रिया ही याद रखना। क्लोर एल्कली प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से उत्पाद बनते, 3 उत्पाद बनते हैं भी क्लोर एल्कली के अंदर। एक तो आपका क्लोरीन बनता है, ठीक है, एक आपका हाइड्रोजन बनता है, और एक आपका NaOH बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये 3 ही उत्पाद बनते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रिया में। तो यहाँ पे देखो भी, कहीं पे बन रहा है क्या, उत्पाद में नहीं बन रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। ऑप्शन ही आपके पास में एक है, जब नमक के अंदर NaCl यानी नमक के अंदर जब जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्लोरीन गैस और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे यही आपका क्या है, क्लोरीन, यही आपका एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी श्वसन की दर। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन यानी सांस लेने की जो दर है वो प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो भी कहने का मतलब ये है भी, मैं डायरेक्ट आपको बताऊं भी, जैसे कोई ज्यादा खाने वाला है, एक इंसान ज्यादा खाने वाला है, ज्यादा खाना खाने वाला है, ज्यादा खाना खाने वाला है, और ये मान लो भी एक इंसान है वो 5 रोटी खाता है, डेली की 5 रोटी उसकी खुराक है, और उसको डेली के 2 रोटी दिए जा रहे हैं अपन, तो क्या होगा भी वो 5 रोटियों से उनका पेट भरता है और उसको अपन डेली डेली क्या है 2 रोटी देते जा रहे हैं, तो इससे होगा क्या, वो दुबला पतला हो जाएगा भी, दुबला पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधे के विकास में वृद्धि होगी, क्या? बिल्कुल गलत बात। अभी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी? जब 5 रोटी से उसका काम चल रहा है और उसको 2 ही रोटी दे रहे हैं, तो कम ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होगी, तो इसका मतलब ये कैंसिल है। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होने से, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। बिल्कुल सही बात है भी, यहाँ पे उत्पादित भोजन उत्पादन अपन कम कर रहे हैं, पौधा है वो भोजन उत्पादन कम कर रहा है और उसको चाहिए ज्यादा, तो उसके पोषण के अभाव में वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे ALP में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो भी इसके अंदर है वो यौगिक C2H6 और C3H8 में इकाई का अंतर है और श्रेणी से संबंधित है। अब देखो भी C2H6 है क्या? C2H6 को बोलेंगे क्या? अब ये एल्केन का है, ये एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला, ये एल्केन श्रेणी का है भी, और यहाँ पे C3H8 ये भी क्या है? ये भी एल्केन का है। तो एल्केन का, तो इसका मतलब श्रेणी कौन सी है? समजातीय है। श्रेणी कौन सी है? समान जाति की। भी ये भी एल्केन का है और ये भी एल्केन का। आप बोलोगे सर कैसे पता चला आपको? भी एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n क्या है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो कार्बन की संख्या 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H2n+2, तो यहाँ पे H2n यानी 2 तो पहले से है और कार्बन की संख्या 2 है, 2 2 4 और 2 और जोड़ दो 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 और ये, तो इसका मतलब क्या है? C2H6। ये C2H6 तो ये क्या है भी? आपके एल्केन श्रेणी का है। तो इसके अंदर है वो एल्केन श्रेणी में, इसे एथेन बोलते हैं भी, एथेन बोलते हैं। और ये आपका प्रोपेन हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको ये तो पता लग गया भी एल्केन श्रेणी के दोनों, तो ये समजातीय श्रेणी है, तो विजातीय श्रेणी वाले तो काट दो, आपको दिक्कत ही नहीं है। अब समजातीय CH3 का अंतर है या फिर CH2 का अंतर है, तो यहाँ पे देखो भी दोनों के बीच में कार्बन का कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे सर 1 का अंतर है, 1 लिख दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे 8 है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो 2 लिख दो। तो CH2 का अंतर है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, वो आपको बताना है। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड और जूल। तो आपका किलोवाट है ना, ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है वो किलोवाट नहीं है, कैलोरी है, वाट सेकंड भी है और जूल भी है, ये है। लेकिन आपका किलोवाट है वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह है वो क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण ग्रह है वो नहीं टिमटिमाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बताना भी वसा के पायशीकरण में सहायक है। वसा के पायशीकरण या फिर बोले वसा को पचाने वाला कौन होता है? भी वसा का पायशीकरण कौन करता है? तो पीत लवण है ना, जो कि यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है पीत लवण। ये क्या करता है? वसा का पायशीकरण करता है, वसा का पायशीकरण करता है। तो D ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन को कौन पचाता है?
प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। और पेप्सिन कहाँ पे, पेप्सिन एंजाइम है एक प्रकार से, वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वो आपके अमाशय के अंदर पाया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है नीचे दिए गए ए और बी में 2 प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करता है। अब पहले आपको बताना भी कोशिका विभाजन के प्रकार, दोनों कोशिका विभाजन के प्रकार कौन कौन से हैं ये बताना है। और दूसरे में आपको बताना भी विभाजन बी कब और कहां होता है, बी है वो कब और कहां होता है। अब देखो भी समसूत्री विभाजन, एक तो होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। एक क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कब होता है, शरीर के विकास के लिए होता है भी। शरीर का जो विकास होता है ना, शरीर का हम जब छोटे थे तब हमारा शरीर छोटा था, और जैसे ही हम 18-20 साल के हुए तो हमारा शरीर है वो मैच्योर होके बड़ा हो गया। और जैसे हम धीरे धीरे क्या है, हमारा शरीर ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, बड़े हो रहे हैं। तो ये किस कारण होता है, तो ये समसूत्री विभाजन के कारण होता है। जो हमारा शरीर का डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट, जैसे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, तो वो शरीर बड़ा क्यों हो रहा है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो शरीर में यहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं वो समसूत्री विभाजन के कारण होता है। शरीर के विकास के लिए समसूत्री विभाजन आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं के अंदर होता है, जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। अब समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से क्या है 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन है और ये आपका समसूत्री विभाजन है। तो पहले तो ये देख लो भी, यानी 1 नंबर के अंदर कोशिका विभाजन यानी ए है वो तो आपका समसूत्री विभाजन है, और बी है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन है। और बी विभाजन कहां पे होता है, तो बी जनन कोशिकाओं में होता है भी। तो यहां पे देखो भी ये ऑप्शन है। अब इसमें ए समसूत्री विभाजन दे रखा है और बी अर्धसूत्री विभाजन, ये तो सही है। लेकिन वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, नहीं, वृद्धि के लिए शरीर में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने पहला अर्धसूत्री विभाजन नहीं है, ये ऐसे ही गलत हो गया। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो भी युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने धातु ऑक्साइड सामान्य प्रकृति के होते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं, और एक होती है आपकी अधातु। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं भी, ए से अधातु और ए से अम्लीय, तो ये क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से याद रखना भी अधातु ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो ऐसे अधातु बन गया और ऐसे अम्लीय बन गया, बाकी बच गया धातु। तो धातु के जो ऑक्साइड है वो क्या कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, एएलपी की स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, और एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।